नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि वीडियोज़ हमारी परीक्षा उपयोगी हैं, हमारे लिए लाभप्रद है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक टाइमलाइन पे भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, अगर आगामी परीक्षाओं में वो अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखेंगे, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हम एक क्रमबद्ध रूप में आपको जो आपका पाठ्यक्रम है TCT PGT का, वो लेके आपका चल रहे हैं। इसी के साथ में यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे रिक्वेस्ट भेज के आप ज्वाइन हो सकते हैं, इधर से एक्सेप्ट कर ली जाएगी। हाँ, कुछ कैंडिडेट की कमेंट्स थी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप जैसे वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे ही मोर लिखा हुआ आता है, जहाँ पे क्लास संख्या दी होती है या विषय दिया होता है कि ये विषय की आज ये क्लास है, तो या जहाँ पे दिया होता है कि इतना समय क्लास को अपलोड हुए हो गया है, तो उसी के आगे जब आप देखेंगे तो मोर लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर नीचे मोर आएगा, आप ऊपर को करते चले जाइए, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन उसी में लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ठीक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, इधर आपको एक्सेप्ट करके आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप फिर भी आपको ग्रुप नहीं मिल पा रहा है या आप नहीं जान पा रहे हैं, इतना टेक्निकल आप नहीं हैं, तो इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी समय दिन में व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे तो वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। और बस फीडबैक थोड़ा अच्छे से देते रहिए। हम आपकी क्लासों की संख्या अब बढ़ा दी है, ठीक है। 2 क्लासें तो प्रतिदिन रहेंगी, 3 क्लासें भी आपको मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हमें भी आपका पाठ्यक्रम बहुत जल्दी ही कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसी के साथ में बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आप थोड़ा सा आपको विस्तृत सा या अटपटा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम सीधा रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल जैसे प्रारंभ किया, उसी के साथ में हम भारतेंदु युग में नहीं पहुँचे। ना पहुंचने की हमारी वजहें थी। वजह ये थी कि हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम आपको भारतेंदु युग पढ़ा दें, फिर उसके बाद आगे जाके कब कैसे पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा रिदम छूट जाता है। हम आपको एक रिदम में, एक क्रमबद्ध रूप में क्लासेस दे रहे हैं। इसी के साथ में हमारा था कि जैसे इससे पहले 2-3 क्लासों में हमने देखा था आधुनिक काल। अभी आधुनिक क्लास, इस क्लास के बाद अभी एक क्लास और आएगी, उसके बाद जो तीसरी क्लास होगी वो आपके भारतेंदु युग से प्रारंभ होगी। क्या है कि इस क्लास में हम देखेंगे खड़ी बोली का जो उन्नयन हुआ है, खड़ी बोली का जो विकास हुआ है, वो किन चरणों में हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था गद्य के रूप में, अब हम थोड़ा सा खड़ी बोली के रूप में देखेंगे। उसी के साथ में खड़ी बोली के विकास के रूप में जो 4 उन्नयन, जो गद्यकार है, चतुष्ट गद्यकार उनको बोला जाता है, वो हमारे सामने आएंगे। हम उन 4 को भी पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ में बाकी ने जिन्होंने नागरी यानी कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, हम उनको भी यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम भारतेंदु युग में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रवेश करने का मतलब एक बताना आपको यहाँ पे उचित ये है कि भारतेंदु युग से जब हम प्रारंभ करेंगे तो आप देखिएगा, एक एक कवि को जब आप पढ़ेंगे तो उस कवि की जो सारी रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, जो भी विशेषताएं हैं, वो आप वहीं पे पढ़ लेंगे। आपको आगे जाके उपन्यास, नाटक अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जब हम भारतेंदु युग में भारतेंदु जी को पढ़ेंगे तो उनके सभी नाटक, उनके जो निबंध हैं, उनकी जो अन्यत्र विशेषताएं हैं, जो उन्होंने संस्थाएं स्थापित की, पत्रिकाएं निकाली, उनकी विशेषताएं की, वो सब हम आपको एक ही क्रम में देते चलेंगे। यानी कि आपको एक लेखक एक ही जगह पे आपके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपको भी मेरा ये जो तरीका है पसंद आया होगा, क्योंकि फिर हम जब आगे कथा साहित्य में चलेंगे तो उसमें फिर हम छोटा छोटा हमें फिर बचेगा, उसको पढ़ लेंगे आसानी से, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, वो हमारे यहीं पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आधुनिक काल में आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली गद्य। अब यहाँ से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ हो गया है। पहली रचनाएं कौन सी हैं, इसके बाद में उसका संघर्ष कैसे है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं सुरासुर निर्णय। ये जो रचना है सुरासुर निर्णय, ये है सदाशिव लाल की। इस रचना की विशेषता ये है
यहाँ से नोट कर लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें यानी कि सदाशिवलाल को हिंदी का पहला निबंधकार और इनकी जो रचना है सुरासुर निर्णय, इसको हिंदी का पहला निबंध माना है। ठीक है, और ये खड़ी बोली गद्य की रचना है। दूसरी रचना बात करें, शुक्ल जी ने मानी है, बहुत प्रामाणिक है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। भाषा योग वशिष्ठ, यहीं पे इनकी दूसरी रचना है सीधा रास्ता। एकादशी महिमा, ये जो रचनाएं हैं रामप्रसाद निरंजनी जी की हैं, जिनको हिंदी का प्रौढ़ गद्य लेखक पहला माना जाता है, अभी नीचे देखेंगे। और भाषा योग वशिष्ठ, इसकी विशेषता ये है कि ये मूलतः किस भाषा में है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, यानी कि एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं सदुक्कड़ी वाला रूप हमें यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि सदुक्कड़ी में तो 5 भाषाओं का मिश्रण था, लेकिन यहाँ पे 3 भाषाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और 1741 की है, ये भी आप जानते हैं, विशेषता यहाँ पे है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हेडिंग है आधुनिक काल में खड़ी बोली। अब यहाँ से आधुनिक काल में जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं वो देखते हैं। आधुनिक खड़ी बोली का रूप हमें अमीर खुसरो व कबीर की कविताओं में मिलता है। अमीर खुसरो में तो मिलता ही है, आपने देखा था, किसी का कमेंट आया था कि मैम बीज वपन काल हम आज समझे हैं। आप देखिएगा, आप आदिकाल में फिर से जाइए, आदिकाल में जहाँ हमने नामकरण किया है संधि काल, चारण काल, वीर गाथा काल, बीज वपन काल, आदिकाल, तो ये सब विशेषताएं हमने वहाँ पे आपको पढ़ाते हुए बताई थी। हो सकता है कि आपने वो क्लास मिस की होगी, इसीलिए आप नहीं समझ पाए, क्योंकि प्रारंभ में ही जब हमने आदिकाल शुरू किया था तो जो जो नामकरण की विशेषताएं थी, जो जो प्रवृत्तियाँ थी, वो हमने शुरू में बताई थी कि अगर इतिहासकार ने ये नाम रखा है तो क्यों रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल रखा है तो क्यों रखा है, शुक्ल जी की किन रचनाओं पे कटाक्ष करके, किन तथ्यों पे कटाक्ष करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नामकरण किया था। ये सब विशेषताएं हमने दी हैं। यदि आपने अच्छा ठीक है, आपको अब समझ में आया, लेकिन फिर भी अगर आपने वो क्लास मिस कर रखी है तो इसीलिए कहते हैं कि आप प्रारंभ में जाइए, क्लास संख्या 1 से देखिए, आपको कहीं पे कोई डाउट रहेगा ही नहीं। हमें लगता है कि आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, उसका समाधान हम तुरंत ही कर देते हैं। इसीलिए जो भी कैंडिडेट हमसे पढ़ते हैं, फ़ोन आते हैं, कॉल आती हैं, मतलब कॉल आती हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो सब यही कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि ऑफलाइन क्लास में, उनके मन में शंका उठती है प्रश्न की और उसी का उत्तर उनको जस्ट बाद में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आधुनिक खड़ी बोली का रूप हमें अमीर खुसरो और कबीर की कविताओं में मिलता है। कबीर की रचनाओं में जायज़ बातें सदुक्कड़ी थी, तो राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज मिश्रित जो खड़ी बोली थी, सदुक्कड़ी जिसको कहा गया है, तो उसमें भी छुटपुट जो छींटें थी वो हमें मिली, यानी कि बीज यहाँ पे वपन था। ठीक है, आगे बात करते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ये महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना अकबर के दरबारी कवि थे कवि गंग। ठीक है, कवि गंग द्वारा रचित है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसका समय है 1570 ईस्वी। इस रचना को हिंदी की पहली खड़ी बोली गद्य की रचना माना जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कुछ विद्वान, यानी कि कुछ विद्वानों में, अगर देखिए यहाँ पे कुछ और भी होते हैं, शोध नवीन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आप नाम रखना चाहेंगे कुछ विद्वानों की जगह, तो मिश्र बंधुओं का नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक स्वीकार करते हैं, और गद्य लेखक में कौन है? मिश्र बंधु मानने वाले। ठीक है, गोरखनाथ को। आगे बात कर लेते हैं, फिर से महत्वपूर्ण है, जितने स्टार देने हैं इनको दे दीजिएगा 4 पॉइंटों को। आचार्य शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहा है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है? तो रामप्रसाद निरंजनी। तथा इनकी यानी कि रामप्रसाद निरंजनी जी की जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ, कब है? 1741 ईस्वी की, अभी ऊपर हमने देखी थी, को प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना माना है। हिंदी की प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की है, 1741 ईस्वी की। ठीक है, और यहीं पे बात करें तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना यदि वैसे मानी जाती है तो गंग की भी मानी गई है। प्रौढ़ के सिस्टम में प्रौढ़ की जब बात आएगी तो भाषा योग वशिष्ठ रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, पंडित दौलत राम ने 1761 ईस्वी में पद्म पुराण
का हिंदी अनुवाद किया था? देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि पद्म पुराण का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो पंडित दौलत राम ने किया था। कब? 1761 ईस्वी में, यानी कि 20 साल बाद भाषा योग वशिष्ठ के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रियादास। प्रियादास ने 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र, क्या सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा था। और ये जो प्रियादास थे टनकपुर के रहने वाले थे और राधा वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे। ठीक है, तो ये थी आपका खड़ी बोली के विषय में। अब आप देखेंगे खड़ी बोली का जो आरंभिक संघर्ष है, आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आरंभिक संघर्ष। चलिए देखिए, कंजूसी ना कीजिए, आप कंजूसी करते हो मुझे लगता है। ठीक है, आप कंजूसी ना किया करो क्लास शेयर करने में। कमेंट जो आपको उचित लगे आप वो कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी तारीफ़ कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तारीफ़ के लायक भी नहीं हूँ, मुझे पता है, पर फिर भी आपको जो उचित कमेंट लगती है आप वो कमेंट दीजिए। ठीक है, लेकिन क्लास को ज़रूर शेयर करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष। खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष देखते हैं भाई, क्योंकि हर कोई अपने में संघर्ष करता है। आप संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलियां भी अपने में संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि ब्रज को पछाड़ना है, अवधि को पीछे करना है और खुद को आगे आना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका संघर्ष कैसे रहा था। खड़ी बोली शब्द, खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई थी। ये इसमें, यानी कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसमें प्रिंसिपल थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने हिंदी प्रशिक्षण के लिए, यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट ने, तो इन्होंने हिंदी प्रशिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों कौन थे? भाषा पंडितों में भाषा मुंशी, यानी कि भाषा पंडितों कहें या भाषा मुंशी के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो भाषा मुंशियों के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो लल्लूलाल व सदल मिश्र की
नियुक्ति की थी। और इसी समय पे इन दोनों ने दो रचनाएं लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए ही। लल्लू लाल चर्चित है इनकी रचना। लल्लू लाल ने क्या लिखी थी, तो प्रेम सागर। और यहीं पे बात कर लें सदल मिश्र की, तो सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी इसी समय रहते हुए। इनके अतिरिक्त महत्वपूर्ण है, इनके अतिरिक्त लल्लू लाल और सदल मिश्र के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त दो विभूतियां, यानी कि दो सज्जन और थे विभूतियां, सदा सुखलाल एवं इंशाअल्लाह खां भी इनमें सम्मिलित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज़ जिनका उपनाम था, एवं इंशाअल्लाह खां को गद्यकार चतुष्टय की संज्ञा दी है, और इन्होंने ही राजाद्वय भी माने हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जानते ही हैं दोनों जो राजाद्वय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद में इनके जो विभाजित में रहेंगे हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष। खड़ी बोली शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से, यानी कि वहाँ की जो भाषाई संरचना थी वहाँ से इसका आरंभ हुआ है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, महत्वपूर्ण है। 1800 टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न कई बार बना है। कहाँ पे है ये, तो कलकत्ता में। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई थी। और ये इसमें क्या थे, प्रिंसिपल थे। लॉर्ड वेलेस्ली भी आते हैं। ये सब एक बार फिर से जब हम लिटरेचर पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका खड़ी बोली रहा, और पत्रकारिता के समय पे या उनके आगे पीछे हम पूरा फोर्ट विलियम कॉलेज आपको एक वीडियो में मतलब एक क्लियर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना है आप उतना ही पढ़िए। इन्होंने यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी प्रशिक्षण के लिए, यानी कि हिंदी के लिए दो भाषा पंडितों या भाषा मुंशी भी कह सकते हैं, कौन थे, आपके लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। किनकी, दो की, लल्लू लाल और सदल मिश्र की इन्होंने नियुक्ति की थी। बात करते हैं लल्लू लाल ने इसी समय, जिस समय 1800 के बाद में जब यहाँ पे ये प्रशिक्षण के रूप में थे, तो प्रशिक्षण देने के रूप में अध्यापक के रूप में यहाँ पे नियुक्त थे। तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान जो रचनाएं हैं इनको लिखा था, खड़ी बोली। इनके अतिरिक्त दो विभूतियाँ और हैं इसमें जो चतुष्टय के रूप में आती हैं, सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां भी इनमें शामिल थे। किसमें, जो आपके लल्लू लाल और सदल मिश्र हैं। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल एवं इंशाअल्लाह खां इन चारों को गद्यकार चतुष्टय की संज्ञा दी है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से गद्यकार चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है, तो आपका ये रहेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए
उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे जितना महत्वपूर्ण था उतना ही है। फोर्ट विलियम कॉलेज एक अलग से क्लास में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आगे एक नोट कर लीजिए, ये जो चतुष्टय हमने गद्यकार देखे हैं इनके विषय में थोड़ा सा रहता है। तो आप देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महत्व की दृष्टि से चतुष्टय गद्यकारों का क्रम। तो पहले नंबर पे हैं आपके सदा सुख लाल, ये शुक्ल जी के अनुसार है। दूसरे नंबर पे हैं आपके इंसा अल्लाह खां, और तीसरे नंबर पे हैं आपके लल्लू लाल, और फोर्थ नंबर पे हैं आपके सदल मिश्र। ये क्रम है। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्रश्न बन सकता है, हम नहीं चाहते कि आपसे कोई प्रश्न छूटे। इसी के साथ में आप देख लीजिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार महत्व की दृष्टि से चतुष्टय गद्यकारों का क्रम। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि प्रश्न कभी भी कठिन हो सकता है, सरल प्रश्न भी। तो इन्होंने भी पहले माने हैं सदा सुख लाल, दूसरे इन्होंने सदल मिश्र मान लिए हैं, तीसरे नंबर पे इन्होंने माने हैं आपके इंशा अल्लाह खां, और फोर्थ नंबर पे है इन्होंने माने हैं लल्लू लाल, ठीक है। इसी के साथ में ये जो चार महानुभाव हैं इनकी भाषाओं की विशेषता भी आप एक जगह लिख लीजिए, फिर आगे देखेंगे इनको। चतुष्टय गद्यकारों की भाषाई विशेषता, ठीक है। पहले नंबर पे देखिए मुंशी सदासुख लाल, इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित, वैसे जब हम इनको पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जगह कर देते हैं मिश्रित हिंदी, या कहें तो शिष्ट बोलचाल की भाषा। दूसरे नंबर पे देख लीजिए इंशा अल्लाह खां, इनके विषय में है इनकी भाषा चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार व चलती भाषा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सदल मिश्र की।
सदल मिश्र में आप नोट कीजिएगा, इनकी भाषा आरा बिहार के थे, तो इनकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए एक व्यावहारिक खड़ी बोली है। एक और रहे हैं, नोट कीजिएगा 4th नंबर पे लल्लू लाल की यदि बात करें तो इनकी भाषा कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज से रंजित खड़ी बोली है, यानी कि खड़ी ब्रज का उठ छुट रहा था, खड़ी बोली है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, अभी एक सोच रहे हैं कि एक गद्यकार को यहाँ पे देख लेते हैं तेजी के साथ में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि देखेंगे तो सदा सुख लाल हैं, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन्होंने कवियों, ये जो गद्यकार हैं, इनके महत्व की दृष्टि से ये क्रम रखा है। ठीक है, पहले नंबर पे सदा सुख लाल हैं, उसके बाद में इंसाल्लाह खां हैं और लल्लू लाल और सदल मिश्र हैं। बच्चन सिंह ने क्या रखा है, सदा सुख लाल, सदल मिश्र दूसरे नंबर पे हैं, इंसाल्लाह खां और लल्लू लाल, बस 2 का ही क्रम परिवर्तन किया है। चतुष्टय गद्यकारों में जो इनकी भाषाई विशेषता थी, तो मुंशी सदा सुख लाल की भाषा की विशेषता ये थी कि इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत मिश्रित हिंदी जो है, हिंदी में संस्कृत तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग या कहें परिमार्जित या शिष्ट बोलचाल की इनकी भाषा थी। किनकी? सदा सुख लाल की। बात करें इंसाल्लाह खां की, तो इंसाल्लाह खां आप सभी जानते हैं, इनकी भाषा जो है चटकीली मटकीली मुहावरेदार, यानी कि आम जन भाषा की जो जनता की जो लोक भाषा थी, उनका प्रयोग इंसाल्लाह खां की इसमें जो चलती फिरती लोक भाषा थी वो किसकी थी? तो इंसाल्लाह खां की। मुहावरे चटकीले और हंसी मजाक वाले जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो इंसाल्लाह खां की भाषा में हुआ है, जबकि शिष्ट और परिमार्जित संस्कृत निष्ठ अगर परिमार्जित भाषा कहें तो वो सदा सुख लाल जी ने लिखी है। देखिए, जब आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं तब आप एक तरीके से कहिए तो सुखी रहते हैं। अगर आप ऊट पटांग वाली हिंदी बोलते हैं, थोड़ी सी भी परिवर्तित होते हुए अगर किसी को ना समझ में आए तो वो ऐसे लगता है कि गंवारू भाषा बोल रहा है। तो गंवारू भाषा किस में आएगी? आपकी चटकीली मटकीली मुहावरेदार एक गांव वाली भाषा का रूप जब देखेंगे आप इंसाल्लाह खां की भाषा में। सदल मिश्र की बात करें तो इनकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए एक व्यावहारिक खड़ी बोली थी। व्यावहारिक खड़ी बोली पूर्वीपन लिए हुए, क्योंकि ये पूर्वी मतलब आपकी बात करें तो आरा बिहार के थे, इसीलिए आप इनसे सदल मिश्र को जोड़ सकते हैं। लल्लू लाल की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली थी, यानी कि कृष्ण उपासना में जो ब्रज भाषा थी, कृष्ण की उपासना करते हुए जो कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था उसको दरकिनार करते हुए उसमें खड़ी बोली का पुट कौन लेके आ रहे थे? तो लल्लू लाल जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आगे एक गद्यकार को देखते हैं थोड़ा तेजी के साथ में। चलिए, एक गद्यकार को अभी देख लेते हैं, और गद्यकार में देखेंगे मुंशी सदा सुख लाल नियाज़, क्योंकि छोटे यही हैं, बाकी तो बड़े हैं। मुंशी सदा सुख लाल, उपनाम में ये डालते थे नियाज़, जो उर्दू का नाम था। समय की बात करें तो 1746 से 1824 ईस्वी इनका समय ठहरता है। ये दिल्ली के रहने वाले थे। ये दिल्ली के रहने वाले थे। देखिए, कहानियों में, नाटकों में जहाँ इनका जो रचनाएं आएंगी वहाँ पे भी हम इनको पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका जन्म, देखिए अभी आपने ये ईस्वी में जन्म देखा है, पुनः देख लेते हैं। इनका जन्म संवत कब? तो 1803 और मृत्यु, निधन या मृत्यु जो भी लिखिएगा आप, 1881 में हुई। किनकी? मुंशी सदा सुख लाल की। ये चुनार में नौकरी करते थे।
कहाँ नौकरी करते थे? तो चुनार में नौकरी करते थे। इसी के साथ में नोट कीजिए, ये उर्दू एवं फारसी में, ये उर्दू एवं फारसी में नियाज उपनाम से, जो हमने ऊपर लिखा था, तो नियाज उपनाम से रचना करते थे। यहाँ से आपको सीधे प्रश्न नहीं बनता है नियाज वगैरह से, लेकिन जब विकल्प या साक्षात्कार में भी आपसे बन जाता है प्रश्न कि क्यों इन्होंने अपना नाम उपनाम नियाज रखा। इन्होंने, इनकी रचना है, इन्होंने सुख सागर, सुख सागर, सुख सागर रचना में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया था, अनुवाद किया था। अन्य रचना में देख लीजिएगा, अन्य में पहले नंबर पे तो इनकी सुख सागर तरंग ही है, सुख सागर तरंग, और दूसरी रचना में है इनकी मुतख, मुतख बुत्त वारीक, मुतख बुत्त बारीक। इसमें इन्होंने, इसमें इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है, यानी कि इनका जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय दिया है, इनका जो जीवन परिचय है वो इसी रचना में मिलता है। इनकी भाषा में पंडिताऊपन है, इनकी भाषा में पंडिताऊपन है। था कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सदा सुखलाल ने लिखा है, लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं। एक कथन है, रस्मो रिवाज, रिवाज भाखा का दुनिया से, दुनिया से उठ गया है, उठ गया है। चलिए देख लेते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ऐड हमें कुछ नहीं करना है। चलिए बात करते हैं मुंशी सदाशुखलाल की, क्योंकि बाकी के जो लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, वो थोड़े से विस्तृत थे, इसीलिए हमने छोटे गद्यकार को लिया। मुंशी सदाशुखलाल उपनाम है इनका नियाज, और ये उर्दू में जब गद्य या पद इन्होंने जो भी लिखा होगा शायरी वगैरह, तो उसमें इन्होंने नियाज उपनाम का प्रयोग किया है। समय की बात करें तो 1746 से 1824 ईस्वी में इनका समय ठहरता है। 1746 से 1824 ईस्वी किसका? सदाशुखलाल का। ये कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। जन्म संवत में बात करें तो 1803 से 1881 विक्रम संवत इनका समय ठहरता है। कहाँ नौकरी करते थे? चुनार में। उर्दू एवं फारसी में नियाज उपनाम से रचना करते थे। जो भी इन्होंने शायरी जो भी रचना की होगी वो नियाज नाम से की थी। इन्होंने सुख सागर जो इनकी रचना है, रचना में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया था। महत्वपूर्ण है ये, किसका अनुवाद किया था? श्रीमद् भागवत का, विष्णु पुराण का, अग्नि पुराण का, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है। अन्य में देखें तो सुख सागर तरंग है, मुतख बुत्त बारीक, मुतख बुत्त बारीक जो रचना है, इसमें इनका यानी कि सदाशुखलाल का अपना जीवन परिचय का इन्होंने थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो संकेत दिया है, थोड़ा बहुत परिचय अपना इसमें दिया है। तो यहाँ से प्रश्न अगर थोड़ा सा भी एक्सपर्ट कठिन प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा, इनसे जब प्रश्न उठाने का प्रयास करेगा तो यहाँ से प्रश्न उठा लेगा कि मुंशी सदाशुखलाल ने अपना परिचय, जीवन परिचय से संबंधित उनकी कौन सी रचना है। जब हम नहीं विस्तृत पढ़े हुए होते हैं तो हम सुख सागर तरंग, सुख सागर या कोई इनकी छुटका रचना भी अगर रहेगी तो हम उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मुतख बुत्त बारीक, आप देखिएगा कि इनका जीवन परिचय कितना कठिन होगा जब रचना का नाम ही इतना कठिन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख लीजिएगा। इनकी भाषा में पंडिताऊपन था। पंडिताऊपन हमने भाषिक विशेषता देखी थी।
बात कर लेते हैं। सदासुख लाल ने लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है कि रस्मों रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। कहीं ना कहीं इनको लिख रहा था कि रस्मों रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। ये कथन कई बार प्रश्न टीजीटी पीजीटी में बना है। तो देखिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे अभी 3 गद्यकार बचे हैं, इन्हीं के साथ में जो राजा द्वय आएंगे, राजा द्वय का आप कमेंट कर दीजिए, आप राजा द्वय में किस किस को पढ़ेंगे। तो जो राजा द्वय रहेंगे वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। और जो 3 गद्यकार बचे हैं, प्रयास रहेगा कि अगली वीडियो में पूरा जो ये आधुनिक काल या भारतेंदु युग से पहले का जो चरण चल रहा था ये हमारा कंप्लीट हो जाए, और उसी के साथ में हम उससे अगली वीडियो में फिर भारतेंदु युग पे पहुंच जाएं। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा मैम भारतेंदु युग में कब पहुंचेंगे, क्योंकि आपको बहुत आपकी तीव्र गति रहती है कि आदि भक्ति काल में थे तो रीति काल की आपको चिंता थी, अब रीति काल से निकले तो अब आप आधुनिक के बीच में जब हम चल रहे हैं संक्रांति काल में, तो आपको लग रहा है कि अब भारतेंदु युग में कब प्रवेश करेंगे। तो जल्दी ही करेंगे, परेशान ना होइए। लेकिन जितना भी पढ़ा जा रहा है परीक्षा उपयोगी है। जो भी हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, जो भी खड़ी बोली का लेके आ रहे हैं, चाहे फोर्ट विलियम कॉलेज से लेके आ रहे हैं, आपको पढ़ाना सब है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है। आगे पीछे हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैम इसको तो हम गद्य में पढ़ते हैं, लेकिन गद्य से पहले है कि आधुनिक में जब हम पढ़ेंगे, भारतेंदु युग से जब हम प्रारंभ करेंगे तो हम गद्य पद्य दोनों लेके चलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा गद्य को हमें पढ़ना सही था। ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अन्य जो 3 गद्यकार बचे हैं, बाकी के जो और गद्यकार हैं उनके विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में, उनकी जो भाषिक संरचना है बाकी सब देखेंगे। और आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास लेने आए तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। क्लास लेने के बाद में आपको लगे तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। और जो कैंडिडेट को कोई प्रश्न आते हैं, कॉल आती हैं कि मैम नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, तो देखिए ये आपके ऊपर है। आप अगर 2-3 बार वीडियो को सुन के आप कवर कर सकते हैं तो आप नोट्स ना बनाइए। अगर आपकी स्मृति क्षमता, बौद्धिक क्षमता इतनी तेज है तो आप नोट्स ना बनाइए। और यदि नहीं कर सकते तो फिर आप तथ्यों का संकलन एक जगह करते हुए चलिए। जब हम आपको तथ्यों का संकलन देने से नहीं चूक रहे हैं तो फिर आप क्यों चूक रहे हैं। हम भी तो यहाँ पे आपको एक एक अक्षर लिख के समझाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार समझाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा संघर्ष कीजिए, आप भी थोड़ा सा कष्ट उठाइए, तथ्यों का संकलन एक जगह कर लीजिए, क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी तो आपको यही नोट्स काम आने वाला है। अन्यत्र किताबें आप एक साइड में रख सकते हैं। नोट्स बनाने के तरीके भी हमने आपको बताए थे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।